वो दोनों लिफ्ट के बाहर आए तो देखा कि एक आदमी हाथ में बुक लिए उनके सामने खड़ा था। उसके पहनावे से वो होटल का मैनेजर लग रहा था। वेलकम सर, वेलकम मैम, उस मैनेजर ने प्राची की तरफ बुके बढ़ाते हुए कहा। प्राची बुके लेने से हिचकिचा रही थी। वो एक और गलती करके किसी की जान गंवाने की वजह नहीं बनना चाहती थी। उसने करण की तरफ देखा। करण को प्राची के दिमाग में कैसे से बात समझ में आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुके ले लो। उसने कहा, मैं कोई पागल इंसान जो बात पर लोगों को काटने के लिए दौड़ता है। मैंने उन लड़कों की जान इसलिए ली क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, वरना मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही करण ने ये बात कही, प्राची और उस मैनेजर के अलावा वहाँ खड़े गार्ड भी करण को हैरानी से देखने लगे। प्राची करण को घूरते हुए मन ही मन बोली, तुम पागल कुत्ता हो भी नहीं सकते। तुम तो पागल कुत्ते से भी ज्यादा गैर गुजरे हो करण सिंह। तभी करण ने कहा, मुझे बाद में आराम से घूमते रहना स्वीटहार्ट, पहले ये बोगी ले लो। उसी ने बोगी ले लिया और वो दोनों मैनेजर के पीछे चलने लगे। तीनों कॉरिडोर के सबसे आखिरी कमरे के पास पहुंचे। मैनेजर ने उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे की सजावट दिखी। असल में उसे पूरी तरह से कमरा कहना गलत होगा। वो यहाँ होते 300 वर्ग फीट का 2 गार्डन था जो 2 साइड से कांच से घिरा हुआ था। वहाँ की गार्डनिंग इस तरीके से की गई थी कि वहाँ जाते ही किसी का भी मन शांत हो जाए। प्राची को हमेशा से गार्डनिंग का शौक रहा है, इसलिए जब उसने इतनी खूबसूरती से की गई गार्डनिंग को देखा तो देखती ही रह गई। तभी करण ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आई न तुम्हें गार्डनिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बरात कम, लेट्स हैव अ सीट। करण की बात सुनकर प्राची को हैरानी हुई कि करण आखिर उसके बारे में और क्या क्या जानता था। करण प्राची को सामने रखे कांच के सर्कुलर टेबल के पास ले आया। उसने पहले प्राची को बैठाया और फिर खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। टेबल के बीचों बीच वाज में नीले गुलाबों का गुच्छा रखा हुआ था। प्राची ने उन गुलाबों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। वहाँ सब कुछ प्राची के पसंद का था, पर फिर भी उसका मन बहुत अशांत था। और इस अशांति की वजह ठीक उसके सामने बैठा हुआ करण था। करण बिना कुछ कहे लगातार बस प्राची को ही देखे जा रहा था, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो खुद को शांत रखने के लिए इधर उधर देखने लगी। जब थोड़ी देर के बाद भी करण उसे निहारता रहा तो प्राची एकदम से खड़ी हो गई। उसे खड़ा होते देख करण ने पूछा, क्या हुआ प्राची, तुम अचानक से खड़ी क्यों हो गई? प्राची ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो मुझे वॉशरूम जाना है। करण ने खड़े होते हुए कहा, ओके चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्राची ने तुरंत कहा, नो, आई मीन मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। करण ने कहा, ठीक है तो अपने साथ स्टाफ को ले जाओ, मैं तुम्हें वॉशरूम तक का रास्ता बता देगा। प्राची ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आते वक्त मैंने वॉशरूम का रास्ता देख लिया था। करण ने कहा, ओके जाओ बट जल्दी आना। प्राची ने हाँ मैं सिर हिला दिया और वहाँ से चली गई। करण वापस कुर्सी पर बैठ गया और अपने सिर को पीछे टिका लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्राची के बारे में सोचने लगा। वही दूसरी तरफ प्राची वॉशरूम में पहुंच गई थी। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। वो सामने लगे शीशे की तरफ झुककर अपने आप को एक टूक देखे जा रही थी। कुछ मिनटों तक लगातार खुद को घूरते रहने के बाद उसने शीशे के नीचे बने हुए शीन के नल को खोला और चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। पानी के छींटे मारकर उसने वापस खुद को शीशे में देखा। शीशे में देखते हुए वो अपने आप से बोली, बस कुछ देर की बात है प्राची, एक कप कॉफी पीने में कितनी देर लगती है? ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। उसके बाद कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाना। ओके नाउ जस्ट रिलैक्स योर माइंड। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर चली गई। जब वो वॉशरूम से निकलकर सीढ़ियों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ी, तभी अचानक से एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटे प्लीज मुझे बचा लो। प्राची जब वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब प्राची पीछे मुड़ी तो देखा कि एक 16-17 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो लड़की काफी डरी हुई थी। उसने हाफते हुए प्राची से कहा, दीदी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, वो लोग अच्छे नहीं है। प्राची को उस लड़की की बात कुछ समझ नहीं आई। तभी कॉरिडोर में जगह जगह पर खड़े करण के गार्ड्स में से 2 गार्ड्स उनके पास आए। उनमें से एक गार्ड ने कहा, ए लड़की, चल हट वहाँ से, तुझे पता भी है तूने किसका हाथ पकड़ा हुआ है। उन गार्ड्स को देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर गई। उसने प्राची का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। तभी दूसरे गार्ड ने प्राची से कहा, सॉरी मैम, आपको इसकी वजह से परेशानी हुई, आप जाए, इस लड़की को हम संभाल लेंगे। वो गार्ड उस लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि तभी प्राची ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया।
प्राची ने उस लड़की के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उस लड़के ने कांपते हुए कहा, दीदी वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग मुझे उस गंदे आदमी के कमरे में ले जाना चाहते हैं। प्राची ने हैरानी से पूछा, कौन लोग? इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, वहां सीढ़ियों की तरफ से 3 गार्ड्स कॉरिडोर में दौड़ते हुए आए। उन्हें देखते ही वो लड़की प्राची के बिल्कुल करीब चली गई। प्राची को महसूस हुआ कि वो लड़की कितनी बुरी तरह से कांप रही थी। वो तीनों गार्ड उस लड़की की तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को हाथ लगा पाते, प्राची उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। प्राची को ऐसा करते देख उन गार्ड्स ने कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखा और फिर एक गार्ड ने उससे कहा, ऐ लड़की, अगर तू अपनी खैरियत चाहती है तो सामने से हट जा। प्राची वहां से नहीं हटी और बोली, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, तुम सब इस लड़की को अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। दूसरे गार्ड ने कहा, तो होती कौन है हमें ऑर्डर देने वाली? ये बोलकर वो गार्ड प्राची की तरफ बढ़ा ही था कि तभी वहां पहले से ही खड़े करण के 2 गार्ड जो प्राची को पहचानते थे वो सामने आए। उन्होंने उस गार्ड को रोकते हुए कहा, तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? तुम लोग जानते भी हो ये कौन है? ये प्राची मैम है जिन्हें करण सर पसंद करते हैं। अगर करण सर को पता चल गया कि तुम लोगों ने मैम से इस तरीके से बात की है तो तुम सबकी मौत पक्की है। जैसे ही उन तीनों गार्ड्स को प्राची के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत प्राची से माफी मांगना शुरू कर दिया। अगर तुम सबको माफी चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, प्राची ने कहा। पर मैम, हमें इस लड़की को ले जाने का ऑर्डर मिला है। एक गार्ड ने तुरंत कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम सब अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी शिकायत करण से कर दूंगी, प्राची ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। जैसे ही उन तीनों ने प्राची की ये बात सुनी, न चाहते हुए भी उन्हें वहां से जाना पड़ा। प्राची को करण के नाम पर दूसरों को धमकी देना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस वक्त उसे वही सही लगा। वो पीछे मुड़ी और उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोली, घबराओ नहीं, वो लोग चले गए हैं। उस लड़के ने कहा, दीदी वे लोग वापस आएंगे मुझे ले जाने के लिए, मुझे बचा लो दीदी। उस लड़के की घबराहट बढ़ती जा रही थी। प्राची ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं बेटा, दीदी है न यहाँ, और तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्राची की नर्म आवाज सुनकर उस लड़की की घबराहट थोड़ी कम हुई। प्राची ने उस लड़की की हालत देखी। उस लड़के ने घुटने के नीचे तक की बैंगनी फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसके नीचे हिस्से 1-2 जगहों से फटे हुए थे। उसने 2 चोटियां की हुई थी जो हल्के बिखरे हुए थे। वो पसीने से पूरी लथपथ हो चुकी थी। प्राची ने वहां खड़े दोनों गार्ड से कहा, जल्दी से 1 गिलास पानी लेकर आओ। उनमें से एक गार्ड हाथ में सिर हिलाकर चला गया। कुछ ही देर में वो पानी ले आया। प्राची ने उससे गिलास लेकर उस लड़की को दिया। उस लड़के ने एक ही बार में सारा पानी पी लिया। और पानी चाहिए? प्राची ने हल्के मुस्कान के साथ पूछा। उस लड़की ने नाक में सिर हिला दिया। प्राची ने उससे गिलास लेकर गार्ड को दे दिया और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। उस लड़के ने प्राची की तरफ देखा। प्राची की नर्म आवाज और मुस्कान से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अपनी बात कहना शुरू की, दीदी मेरा नाम रिद्धिमा है। वो जो अभी काले कपड़े पहने हुए लोग आए थे वे मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए थे। यहाँ लाने के बाद वे लोग मुझे एक गंदे आदमी के कमरे में ले गए और मुझे वहाँ उसके साथ अकेला छोड़कर जाने लगे। और वो कमरे में खड़ा लंबा चौड़ा आदमी मुझे गलत तरीके से छूने लगा। इसलिए मैं उसके हाथ पे दांत काटकर वहां से भाग गई। पर वो काले कपड़े वाले आदमी मेरा पीछा करने लगे। बोलते बोलते रिद्धिमा वापस घबराने लगी। वो रोते हुए बोली, दीदी मुझे वहां फिर से नहीं जाना है, दीदी मुझे बचा लो। प्राची को सारी बातें समझ आ गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। उसने रिद्धिमा को गले लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, डोंट क्राई रिद्धिमा, वे लोग तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उधर करण तब से प्राची का वेट कर रहा था। उसने अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, इतनी देर हो गई मगर प्राची अब तक नहीं आई। इज शी ऑलराइट? आई थिंक आई शुड चेक हर। करण उठा और कमरे के बाहर निकल गया। इधर प्राची ने रिद्धिमा को चुप कराया और अपने दुपट्टे से उसका पसीना पोंछने लगी। दीदी सच में मुझे कुछ नहीं होगा ना? मैं घर वापस जा पाऊंगी ना? रिद्धिमा ने बड़े ही मासूमियत से पूछा। लेकिन इससे पहले कि प्राची कुछ कहती, लिफ्ट की तरफ से एक आवाज आई, और तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम घर वापस जा रही हो?
प्राची और रिद्धिमा उस आवाज की तरफ मुड़े। उन्होंने देखा कि लिफ्ट के अंदर से निकलते हुए एक शख्स ने ये बात कही थी। जैसे ही प्राची ने उस शख्स की शक्ल देखी वो उस पर गुस्से से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब प्राची ने लिफ्ट से निकलते हुए शख्स की शक्ल देखी तो वो उस पर गुस्से से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हेवी स्माइल के साथ प्राची को देखने लगा। वही रिद्धिमा उसे देखकर प्राची के पीछे छुप गई। उसने कांपते हुए कहा, दीदी वही आदमी है जो मुझे मेरे घर से यहाँ लाया था। प्राची को रिद्धिमा की बात सुनकर उस शख्स पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस शख्स से कहा, तुम सब और कितना गिर सकते हो? इतने छोटी उम्र की लड़के से तुम जबरदस्ती ऐसा घिनौना काम कराना चाहते हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मुझे तुम तब से नापसंद थी, पर आज ये सब जानने के बाद मुझे तुमसे घिन आने लगी है। ऋषभ ने उसी मुस्कान के साथ प्राची की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओ, आई एम अमेज्ड, तुम्हें मेरा नाम याद है। मुझे तो लगा तुम मुझे भूल चुकी होगी। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आज तो मैं बेस्ट हो गया। प्राची ने रिद्धिमा को अपने पीछे पूरी तरह से छिपा लिया और चिढ़ते हुए ऋषभ से बोली, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? अगर उस दिन कॉलेज में मैं तुमसे नहीं मिलती तो शायद आज मैं करण की नजरों से बहुत दूर होती और अपनी जिंदगी में खुश होती। ऋषभ प्राची के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने प्राची का मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, टीएस 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 सुनकर बहुत बुरा लगा। काफी बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी ही है। अगर उस दिन तुम मेरे साथ सोने के लिए मान जाती तो मैं करण को तुम तक पहुंचने ही नहीं देता। सिर्फ एक रात की तो बात थी, अगर तुम मेरे साथ ही रात बिता लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? मगर नहीं, तुम्हें मेरे साथ सोने से ज्यादा मुझे थप्पड़ मारने में दिलचस्पी थी। अब तुम्हें समझ में आएगा जब करण तुम्हारे बदन को हर रात बिस्तर पर। प्राची ने उसे रोकते हुए कहा, शट अप ऋषभ, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ एक बच्ची खड़ी है? ऐसी बेहूदगी वाली बातें एटलीस्ट इस बच्ची के सामने तो मत करो। ऋषभ ने अपनी गर्दन हल्की सी तेजी की और प्राची के पीछे छुपी रिद्धिमा को देखते हुए बोला, इसमें बेहूदगी क्या सी? मैंने तो जो सच है वही कहा, और इस बच्चे को मेरी बातें सुनने से फायदा ही होगा। आफ्टर ऑल इसे भी तो वही करना है। ये बोलकर ऋषभ जोरों से हंसने लगा। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? सामने कॉरिडोर से आते हुए करण ने पूछा। अचानक से करण की आवाज सुनकर ऋषभ चुप हो गया और प्राची से थोड़ा पीछे हट गया। करण उन सबके पास आया। उसने सबको सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही थी प्राची? और ऋषभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ऋषभ बीच में ही बोल उठा। उसे डर था कि कहीं प्राची अभी उनके बीच हुए बातचीत को करण को न बता दे। उसने हड़बड़ाते हुए करण से कहा, अच्छा हुआ करण कि तुम आ गए। मैं कब से प्राची को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़की को मुझे सौंपने पर ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। अब तुम ये समझाओ इसे। ऋषभ की बात सुनकर प्राची को हैरानी हुई क्योंकि ऋषभ ने उससे कुछ और ही कहा था और अब वो करण से कुछ और ही कह रहा है। पर प्राची ने इस बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी रिद्धिमा थी। करण ने प्राची से कहा, प्राची, ऋषभ जो कह रहा है वो करो। इस लड़के को उसे दे दो। प्राची ने करण की बात से असहमति जताते हुए कहा, नो, मैं इसे नहीं दूंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम लोग इसके साथ क्या करना चाहते हो। करण को प्राची की बात समझ नहीं आई। उसने ऋषभ की तरफ सवालिया निचोड़ से देखा तो ऋषभ ने कहा, एक्चुअली करण दिस द इज हियर फॉर आवर स्पेशल क्लाइंट। गार्ड इसे हमारे क्लाइंट के कमरे में छोड़कर आए थे, बट किसी तरह से ये वहां से भाग निकली और भागते हुए इस फ्लोर पर आ पहुंची। जब गार्ड इसे यहाँ से ले जाने के लिए आए तो प्राची ने उन्हें भगा दिया। प्राची इस लड़की को यहाँ से जाने ही नहीं दे रही है। करण ने ऋषभ की बात सुनी और फिर प्राची की तरफ देखा। प्राची को डर था कि कहीं करण रिद्धिमा को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर न दे दे। इसलिए उसने तुरंत करण से कहा, करण प्लीज, इस लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत मत होने दो। करण ने कहा, बट प्राची इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वर्क। तुम मेरे काम के बीच ऐसे नहीं आ सकती। प्राची ने गुस्से से कहा, ऐसी घटिया चीज को तुम काम कहते हो? आई डोंट केयर अबाउट योर वर्क। मुझे बस इतना पता है कि मैं रिद्धिमा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, फिर चाहे तुम मेरी इसमें मदद करो या नहीं। प्राची की जिद देखकर करण ने ऋषभ से कहा, ऋषभ डू वन थिंग, उस क्लाइंट के कमरे में कोई और लड़के भिजवा दो। ये सुनते ही ऋषभ ने कहा, बट करण। करण ने चिढ़ते हुए पूछा, बट वॉट? ऋषभ करण के नजदीक गया और उससे धीमी आवाज में कहा, करण ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मिस्टर बेलो स्पेशली नाइजीरिया से आए हैं हमारे साथ हथियारों की डील पक्की करने के लिए। He is one of the most important client। करण ने कहा, I know that he is very important client। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लड़की उसके पास नहीं जा पा रही है तो किसी और लड़की को भेज दो। ऋषभ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं किया होगा? जब गार्ड्स ने आकर मुझे बताया कि प्राची इस लड़की को उनके साथ नहीं भेज रही है तब मैं समझ गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए प्राची हमें इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाने देगी। इसलिए मैं खुद उनके पास गया था उन्हें समझाने के लिए, बस उन्हें यही लड़की चाहिए। करण ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, बट व्हाई दिस गर्ल? ऋषभ ने कहा, बिकॉज शी इज अनटच्ड। दरअसल पूरी बात यह है कि आज सुबह मैं खुद मिस्टर बेलो को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया था। जब हम कार में थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक अनटच्ड इंडियन गर्ल चाहिए। एंड हमारे पास एक भी अनटच्ड इंडियन गर्ल अवेलेबल नहीं थी। जो थे वो सब कुछ दिनों पहले फौरन सप्लाई कर दी गई है। प्राची उन दोनों की बात ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही उसने लड़कियां सप्लाई करने वाली बात सुनी उसे एक नया झटका लगा। वो हैरान थी कि करण आखिर और कितने गैरकानूनी और घटिया काम करता था। उसने उन दोनों के बीच हो रहे आगे की बात को सुना। ऋषभ ने आगे कहा, लेकिन आज ही सुबह इस लड़की के सौतेले बाप ने हमसे कांटेक्ट किया। वो हमारे बात का रेगुलर कस्टमर है लेकिन कुछ टाइम से वो मुफ्त में ही महंगे शराब पीकर चला जाता था जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी बड़ी अमाउंट का डेट चढ़ चुका है एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उसने हमें पेमेंट के बदले इस लड़की को ऑफर किया। एंड एट द सेम टाइम मुझे भी मिस्टर बेलो के लिए एक लड़की की जरूरत थी। That's why she is here। ऋषभ थोड़ा रुका और फिर उसने दोबारा कहा, We don't have any option। She is the only untouched girl that we have right now। करण तुम्हें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। मिस्टर बेलो इम्पेशेंटली रूम नंबर 707 में इस लड़की का वेट कर रहे हैं। अगर वो नाराज होकर यहाँ से चली गई देन वी विल लूज अवेलेबल कस्टमर। करण ने ऋषभ की बात से सहमति जताते हुए अपना सिर हाथ में हिलाया और फिर प्राची की तरफ देखते हुए एविल स्माइल के साथ बोला, वैसे एक बात तो है मैंने इतनी सारी कंट्रीज की लड़कियां देखी है बट इंडियन गर्ल्स की बात ही कुछ और है। एक बार उन्हें देख लो तो उनकी छाप दिल पे छप जाती है। प्राची ने करण की ये बात सुनकर गुस्से से अपनी नजरें